हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एनवायरनमेंट के और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन थे, उनको कर लिया था। इस वीडियो में चैप्टर 2 कर लेंगे। इस चैप्टर में इकोसिस्टम के क्वेश्चन हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में पूछा है और रिलेशंस पूछा है, ठीक है। जब हम लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ा था तब हम लोगों ने ये सीखा था कि मेजर कंपोनेंट जो हैं एनवायरनमेंट के वो क्या क्या होते थे। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट और एनर्जी कंपोनेंट, ठीक है। इतना क्लियर है। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि किसी क्षेत्र में जीव जंतु जो हैं, जीव जंतु यानी बायोटिक कंपोनेंट, उन जीव जंतुओं का उनके वातावरण से क्या संबंध है, वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ये सब हम लोगों ने सीखा था। और इसको हम लोगों ने बोला था इकोसिस्टम, ठीक है। इसको इकोसिस्टम बोला था। और अगर इन्हीं संबंधों पर स्टडी करना होता है तो इस स्टडी को बोल देते हैं इकोलॉजी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कन्फ्यूज मत होना। इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। जैसे इकोसिस्टम में सिस्टम शब्द लिखा हुआ है, तो सिस्टम शब्द से क्या समझ में आता है, एक मैकेनिज्म समझ में आता है, ठीक है। कि ये कोई मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म यानी कोई इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। किस चीज़ का इंटरकनेक्शन नेटवर्क की बात हो रही है, इन सभी कंपोनेंट का एक दूसरे से। तो यहाँ पे आंसर बहुत आसान है, निकाल लेंगे आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीव और वातावरण। एक तरह से बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह के भी ऑप्शन डाल दिए हैं। चलिए जो भी है आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। देखो दूसरे क्वेश्चन में इकोसिस्टम ही पूछा है। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था, ये पूछा है। बट आपको अब इतना क्लियर होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है, और इकोलॉजी क्या चीज़ है। अभी समझ में आएगा ना। पानी से भरा हुआ गिलास भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। और पूरी पृथ्वी भी एक इकोसिस्टम है। यानी आपको यहाँ पे साइज़ समझ में आ रहा है इकोसिस्टम का, कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी इकोसिस्टम हो सकती है और एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी इकोसिस्टम हो सकती है, जिसमें सारे कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वो फंक्शन कर रहा है। आप एमसीक्यूज़ में हमेशा ही दो नाम पढ़ते रहते हैं, अर्नेस्ट हैकेल जिन्होंने इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले यूज किया था, ठीक है, और टॉन्सले साहब हैं, इन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया था, इकोसिस्टम शब्द का यूज किया था। क्लियर है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम की बात की गई, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें से हम लोग सीखेंगे। इकोसिस्टम के विषय में सही नहीं बताना है। पहला पॉइंट पढ़िए, यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया अभी। इकोसिस्टम अपने आप में क्या, एक मशीन है जिसमें बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है और एनर्जी कंपोनेंट है। इन तीनों से ही एक सिस्टम बना है, जिसे इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नॉन लिविंग चीज़ों का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए आप किसे ज़्यादा भागीदार समझते हैं, जैविक कंपोनेंट को या फिर अजैविक कंपोनेंट को। इसका आंसर दे पाना बहुत कठिन है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें, हम अपनी बात करें, आप खुद की बात करें, तो आप जिंदा कैसे हैं, एयर से हैं, ऑक्सीजन से हैं। तो ऑक्सीजन तो अजैविक चीज़ है और इंसान क्या है, जैविक चीज़ है। तो फिर आप ये कहेंगे कि जैविक चीज़ अजैविक पे ज़्यादा डिपेंड है। तो इस छोटे से एग्जांपल से तो हमें इतना समझ में आ रहा, नॉन लिविंग कंपोनेंट से हम जिंदा हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये आ कहाँ से रही है, पर्यावरण में कहाँ से आ रही है। तो आप इसका आंसर दे देंगे तुरंत, क्या आप प्लांट दे देंगे। प्लांट यानी बायोटिक, जैविक, और ऑक्सीजन क्या थी, अबायोटिक। यानी इतने हिस्से से आपको क्या समझ में आया, इतने हिस्से से ये समझ में आया कि ऑक्सीजन का अस्तित्व प्लांट पर है। यानी हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अजैविक तत्वों का अस्तित्व जैविक तत्वों पर निर्भर कर रहा। इतने से तो यही समझ में आया ना। यानी यहाँ पे आपने देखा था, यानी इतने हिस्से में आपने देखा था जैविक का अस्तित्व अजैविक पर निर्भर कर रहा था, इतने से। लेकिन यहाँ पे तो कहानी उल्टी होगी, यहाँ पे अजैविक का अस्तित्व हो गया जैविक पर। फिर आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई प्लांट कैसे अस्तित्व में है, तो प्लांट तो मिट्टी में है ना, प्लांट तो मिट्टी से अस्तित्व में है। तो यहाँ पे फिर अजैविक भारी पड़ गया। यानी आपको समझ में आ रहा होगा ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है। यानी आपने तीनों पिक्चर से देखा कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं और एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, ठीक। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, रेन फॉरेस्ट बायोम जो होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और मरुस्थल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। ये हम लोग एमसीक्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। इसको थोड़ा अरेंज कर लें। प्रोडक्टिविटी का सीधा सा संबंध होता है बायोमास, कोई भी बायोम कितना जनरेट कर रहा है, ठीक है। बायोमास यानी जैव भार। जैव भार समझ में आना चाहिए, जैव भार।
यानी किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट थे यानी लिविंग थिंग्स थी, लिविंग थिंग्स का जितना भी वेट होगा वो जैव भार होता है, ठीक है, वो बायोमास कहलाएगा। तो जहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज रहेंगी फ्लोरा की और फोना की, वहाँ पर बायोमास ज़्यादा होगा कि कम होगा? वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्पीसीज ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। अब ये स्पीसीज जानवरों की भी हो सकती हैं और ये स्पीसीज प्लांट की भी हो सकती हैं, यानी फॉनल और फ्लोरल कोई भी हो सकता है। और स्पीसीज ज़्यादा रहेंगी तो बायोमास ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि बायोमास ज़्यादा कहाँ होगा, कम होगा। स्वयं की उत्पादकता से क्या मतलब है? जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं रेन फॉरेस्ट का। रेन फॉरेस्ट में कोई क्या पेड़ लगाने जाता है, पेड़ को प्लांट करने जाता है, ट्रांसप्लांट करने जाता है? नहीं जाता ना, फिर भी पेड़ हो रहे हैं ना, वहाँ पे पौधे हो रहे हैं ना, वहाँ पे खूब सारे जानवर वहाँ पे हो रहे हैं ना। रेन फॉरेस्ट में हज़ारों प्रकार की तो सिर्फ कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन 1000 प्रकार की कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ डेजर्ट में नहीं है। तो यही मतलब है प्रोडक्टिविटी का, यानी रेन फॉरेस्ट में पर्यावरण की ऐसी दशाएं हैं, ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जिससे वहाँ पे स्पीसीज ईजिली ग्रो हो जाती हैं, डेजर्ट में नहीं हो सकती। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी समझ में आया? यानी ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यह एक क्लोज सिस्टम है। ये आपको क्लोज सिस्टम दिखाई दे रहा है या फिर ओपन सिस्टम है? ऑब्वियसली यार ये क्या है, ओपन सिस्टम है। आप अर्थ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अर्थ एक इकोसिस्टम है, ये भी आप जानते हैं। अर्थ पे सोलर रेडिएशन कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। तो ये क्लोज सिस्टम दिख रहा है आपको कि ओपन सिस्टम? ऑब्वियसली क्या है, ओपन सिस्टम। यानी एनर्जी और मैटर का जो फ्लो है वो इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है, ठीक है। किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हो रहा है और इस इकोसिस्टम से एनर्जी का आउटफ्लो भी हो रहा है, यानी एनर्जी और मैटर का इनपुट भी है और आउटपुट भी है। यानी बंद तंत्र नहीं होता है। नहीं पूछना था, इन्होंने गलत पूछा था क्वेश्चन में, तो गलत यही है। सी पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन में लगाया है नेचुरल रिसोर्स सिस्टम होता है, बिल्कुल नेचुरल है। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए। पहला पॉइंट देखिए, इकोसिस्टम किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। जैसे एक एग्जांपल डेजर्ट का लें और एक एग्जांपल फॉरेस्ट का लें, ठीक है। तो डेजर्ट एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम है और फॉरेस्ट एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम है, ठीक है, क्लियर। डेजर्ट में इकोसिस्टम कमज़ोर रहता है, या फिर जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो इकोसिस्टम ज़्यादा पावरफुल होता है या ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। स्ट्रांग का मतलब समझ रहे हो? मतलब स्ट्रांग का मतलब यह है कि कोई स्पीसीज यदि मर भी गई, विलुप्त भी हो गई, तो इकोसिस्टम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाकी चीज़ों से मैनेज कर ले जाएगा, इकोसिस्टम बाकी चीज़ों से मैनेज हो जाएगा। लेकिन डेजर्ट में तो गिनी चुनी स्पीसीज ही हैं और एक स्पीसीज अगर खत्म हो गई तो बाकी स्पीसीज खतरे में आ जाएंगी। तो खतरे में आना मतलब ये किसका इंडिकेशन है? यहाँ पे इकोसिस्टम वीक हुआ ना, ठीक है, यहाँ पे वीक हुआ, यहाँ पे पावरफुल हुआ। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था जब हम लोगों ने दृष्टि यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे थे, येलोस्टोन नेशनल पार्क का। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पे? ये यूएसए का नेशनल पार्क है। इस येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक ही प्रीडेटर प्रजाति थी, उसका नाम था वॉल्फ, भेड़िया। इसके अलावा वहाँ पे और कोई जानवर नहीं था जो बाकी छोटे जानवरों को खा सकें। यूएसए की गवर्नमेंट ने वॉल्फ का शिकार करने के लिए पब्लिक को अलाउ कर दिया था। उसके चलते हुआ क्या, वॉल्फ सारे खत्म हो गए नेशनल येलो पार्क से। और इसका डिजास्टरस इफेक्ट क्या हुआ, वहाँ पे हिरन और बिल्डबीस्ट, एक बिल्डबीस्ट भी प्रजाति होती है, ठीक है, गाय की तरह दिखती है बिल्डबीस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे गाय ही लिख दे रहा हूँ। हिरन और गाय की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ के नेशनल पार्क का जो ज़मीन था वो बहुत ज़्यादा इरोड हो गया। इरोड समझ रहे हैं? ग्रेजिंग की वजह से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो गया था। ये कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? एक बिल्डबीस्ट रहेगा तो 4 पाँव रहेंगे, 1000 बिल्डबीस्ट अगर हो जाएंगे तो 4000 पाँव हो जाएंगे, और 4000 पाँव जिस ज़मीन पर चलेंगे तो उस ज़मीन का क्या हालत करेंगे? वहाँ का ग्रासलैंड पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रजाति का खत्म होने से बाकी प्रजातियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आप येलोस्टोन नेशनल पार्क के एग्जांपल से समझ सकते हो। यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क सिर्फ एक प्रेडेटर प्रजाति के होने की वजह से वहाँ का इकोसिस्टम वीक था। पहला पॉइंट सीख लिया। सेकंड पॉइंट है, यह एक एक्टिव यूनिट है, बिल्कुल एक्टिव है भाई। ये सारे कंपोनेंट का आपने पूरा केमिस्ट्री देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया, इंटरकनेक्शन नेटवर्क देख लिया, तो ये एक्टिव यूनिट है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया। और यह एक बंद तंत्र है, तो ये गलत है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था। चलिए, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, करेक्ट आंसर डी हो गया, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलता जुलता सवाल है जैसे हम लोग अभी कर चुके हैं। बायोस्फीयर को या फिर इकोसिस्टम को हम लोगों ने ओपन सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल समझा था, करेक्ट है। यानी अभिकथन यानी एजर्सन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसका रीज़न इन्होंने क्या लिखा है, जीव मंडल में जो भी मैटर है, इस मैटर का प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, इन्होंने ऐसा लिखा है। लेकिन ये तो महागलत लिखा है ना।
इकोसिस्टम में इनपुट और आउटपुट की साइकिल हमेशा चलती रहती है। मैटर और एनर्जी का इनपुट और मैटर और एनर्जी का आउटपुट ये हमेशा लगा रहता है। इसको दूसरी भाषा में रिसाइकलिंग बोल लीजिए, ठीक है, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रीकरण होता रहता है। इस मैटर में एक चीज़ आप मिनरल को पकड़ लो, ठीक है, मिनरल, और इस मिनरल में नाइट्रोजन को पकड़ लो, और ये नाइट्रोजन किसी इकोसिस्टम में है, ठीक है, इकोसिस्टम में है। अब आपको पता है इस नाइट्रोजन को प्लांट यूज करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली तो नहीं यूज कर पाते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं प्लांट, ठीक है, नाइट्रोजन को। प्लांट इस नाइट्रोजन को कंज्यूम कर ले रहे हैं, उपयोग कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नाइट्रोजन इस इकोसिस्टम से खत्म हो जाएगी। ये नाइट्रोजन फिर से इसी इकोसिस्टम में किसी न किसी माध्यम से आ जाएगी, ठीक है, और वो माध्यम क्या है, रिसाइकलिंग का। इसका मतलब है किसी भी इकोसिस्टम में मिनरल्स की सप्लाई हमेशा चलती रहती है, कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन होगा, ये साइकिल चलती रहती है। तभी तो एक्टिव यूनिट है ना, तभी पढ़ रहे हो ना, भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इकोसिस्टम में क्या है, एक्टिव यूनिट है, इसीलिए एक्टिव यूनिट है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पे पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है ऐसा लिखा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं इकोसिस्टम से। और यही बात एनर्जी के लिए भी सही है, एनर्जी का भी इनपुट और आउटपुट हमेशा बना रहता है, ठीक है। बट एनर्जी का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। वो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में समझ लेंगे, ठीक। इनपुट और आउटपुट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये यहाँ तक सही है, ठीक। ये पॉइंट जो है ये गलत था, तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है। ए सही है और आर गलत है, क्लियर। चलिए आगे करते हैं। आइए 6वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है पृथ्वी का लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, जीवोम, इसको बायोम भी बोलते हैं, ठीक है, बायोम भी लिखा रहेगा किताबों में। आपने इकोसिस्टम के बारे में सीखा है कि ये छोटे से छोटा भी हो सकता है और ये बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ठीक। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें डेजर्ट का, ठीक है, थार डेजर्ट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये पूरा डेजर्ट है, ठीक। इस डेजर्ट में हो सकता है कोई लेक हो, ठीक है, लेक हो, तो लेक का एक अपना इकोसिस्टम होता है, ये भी आपने सीखा, ये भी आप जानते हैं। हो सकता है कहीं पे एक साथ बहुत सारी झाड़ियाँ मिल जाएं, ठीक है, झाड़ियाँ मिल जाएं, तो ये वाला रीजन जो है वो भी एक इकोसिस्टम हो जाएगा। यानी आपने दो इकोसिस्टम देख लिया डेजर्ट के ही अंदर, एक ये और दूसरा झाड़ियाँ। लेकिन इस ओवरऑल डेजर्ट को क्या बोलेंगे, इस ओवरऑल डेजर्ट को बोलेंगे बायोम, ठीक है। यानी आपने बायोम में देखा कि बायोम में कई इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, तो बायोम बड़ा है इकोसिस्टम से, अगर इसका एग्जांपल लें, ठीक। यहाँ पे नहीं अप्लाई कर देना ये परिभाषा कि अभी तो हमने सीखा था कि इकोसिस्टम तो बड़े से बड़ा क्षेत्र हो सकता है, बिल्कुल होता है। इस ओवरऑल डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है उसको बोलेंगे बायोम, ठीक है। समझ में आया बायोम और इकोसिस्टम में फ़र्क। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर आप अच्छे से समझते होंगे, पृथ्वी की हर एक जगह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो बायोस्फीयर है, ठीक। यानी बायोस्फीयर अपने आप में सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। समझ में आया? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। उसको हैबिटाट बोलते हैं, ठीक है, हैबिटाट, हिंदी में बोलते हैं आवास। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। इकोसिस्टम आप लोग समझते ही हैं। बायोम एक बड़े से भौगोलिक क्षेत्र को बोला जाता है। जैसे हम डेजर्ट की बात करें तो एक डेजर्ट बायोम है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट भी एक बायोम है। ग्रासलैंड की बात करें, घास के मैदान की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बायोम हो जाएगा। सी ऑप्शन में जो आपको निकेत दिख रहा है, इसको इंग्लिश में नीस भी बोलते हैं, ठीक है, नीस। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उससे पहले ये थोड़ा देखिए, इस पिक्चर को देखिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया फॉरेस्ट का, इस फॉरेस्ट में कई प्रकार की प्रजातियाँ हो सकती हैं। जैसे एक प्रजाति ये होगी, दूसरी प्रजाति ये होगी और तीसरी स्पीसीज ये होगी। तो आपको 2-3 शब्द यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। पहला जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, और दूसरा है कम्युनिटी। इन दोनों में फ़र्क समझ लेना है। जनसंख्या का मतलब होता है एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो एक ही प्रकार के यहाँ पे मतलब ये वाई जो दिख रहा है, वाई से जिससे मैंने डिनोट किया है, एक प्रकार की स्पीसीज है। हो सकता है ये हिरन हो, ठीक है। एक्स से ये डिनोट किया है, इसको कुछ भी मान लीजिए, हाइना मान लीजिए, इसको आप बफेलो मान लीजिए, ठीक है, भैंस। तो यहाँ पे हिरन की संख्या 3 है, हाइना की संख्या 3 है और भैंस की संख्या 5 है। अगर आपसे पॉपुलेशन पूछा जाए तो आपको पॉपुलेशन में अलग अलग कैटेगराइज करके बताना पड़ेगा। आप ऐसे सभी को काउंट करके नहीं बता सकते हो। जैसे आप पॉपुलेशन में 5 + 3 + 3 करके 11 नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो ओवरऑल पॉपुलेशन बता दी। इसमें 3 स्पीसीज हैं, लेकिन जनसंख्या क्या होती है, एक ही प्रकार की जो जाती है उसमें जीवधारियों की कितनी संख्या है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। तो आपको यहाँ पे हिरन का अलग बताना पड़ेगा, हाइनास का अलग बताना पड़ेगा और भैंस का अलग बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको ओवरऑल देखोगे तब एक कम्युनिटी हो जाती है, ठीक है, समुदाय।
समुदाय से मतलब क्या समझ में आया, एक समुदाय में कई तरह की प्रजातियां रह सकती हैं। अब इस निकेत पे आइए। निकेत का मतलब होता है किसी एक जीव का उसकी कम्युनिटी में क्या रोल है। कम्युनिटी यहाँ पे शब्द आना था, इसलिए मैंने आपको पहले ही कम्युनिटी बताया। निकेत का मतलब है रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी। अगर किसी जीव का निकेत पता है, इसका मतलब है कि उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है। तो निकेत के बारे में एक चीज़ आपको हैबिटेट समझ में आ जाता है, यानी स्पेसिफिक एरिया। दूसरा पॉइंट आपने रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पढ़ा कम्युनिटी में, और तीसरा है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए फ्रॉग का। यदि आपको फ्रॉग का निकेत जानना है, नीच जानना है, तो आप क्या क्या चीज़ें जानना है आपको हैबिटेट समझना है, उसका रोल समझना है और बाकी फैक्टर को वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो फ्रॉग के बारे में आप लोग जानते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है। इनका हैबिटेट यानी वो रहते कहाँ हैं, ये वार्डन एरिया पर रहते हैं, वार्डन रीजन पर रहते हैं, ठीक है, या वेटलैंड में रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या सीखना है, उसका रोल क्या है कम्युनिटी में, यानी उसका काम, उसका जॉब। तो मेढक का जॉब क्या है, काम क्या है, यानी वो कीड़े मकोड़ों को कम करता है, यानी यहाँ पे आप लिमिट इंसेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लिमिट इंसेक्ट। और फूड सोर्स को भी सर्व कर रहा है, सॉइल को एरिएट भी कर रहा है। तो ये फ्रॉग का नीस हो जाएगा, निकेत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो। चलिए आगे करते हैं। आइए 8वां क्वेश्चन देखिए। आसान सा क्वेश्चन है, आपने जनसंख्या को अभी सीखा और कम्युनिटी को भी अभी सीखा, और ये जनसंख्या और कम्युनिटी रह कहाँ रहे, किसी इकोसिस्टम में, ठीक है। तो अगर इसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोग देखें तो ये जनसंख्या है, ठीक है, ये समुदाय हो गया, ये इकोसिस्टम हो गया, और सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं लैंडस्केप यानी भूदृश्य। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या, समुदाय, इकोसिस्टम और भूदृश्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। इस क्वेश्चन में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा है। तो फॉरेस्ट आप लोग समझ रहे हैं, तालाब भी आप लोग समझ रहे हैं, खेत जो है वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये सब नेचुरल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बाग हुआ, बगीचे, खेत, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन में पहला पॉइंट, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टॉन्सले साहब ने किया था, ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल साहब का भी नाम याद रखना है इकोलॉजी के लिए। इकोलॉजी शब्द का यूज किया था हैकेल साहब ने, और इकोसिस्टम शब्द का यूज किया था टॉन्सले साहब ने, ठीक। ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप लोग जानते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से जीव हैं, प्लांट हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ठीक। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्लांट, ठीक है, और वाटर का यूज करके बना क्या देते हैं, फाइनली ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। यही उनका भोजन होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ये फोटोसिंथेसिस है। तो इस ग्लूकोज को प्लांट यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर लेते हैं। एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन जो पहले क्वेश्चन में पढ़े थे वो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी 2 पॉइंट और लिखे हैं, वो एक साथ दिखा नहीं पा रहा हूँ, उनको भी जल्दी से देख ले रहे हैं। 3rd पॉइंट देखिए, आपको पता है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किसके द्वारा होता है, प्रोड्यूसर के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, ठीक है, ना कि कंज्यूमर के द्वारा। यहाँ पे उपभोक्ता लिखा है ना, तो गलत लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट गलत है। 4th पॉइंट में वियोजक यानी डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। फंजाई, ठीक है, फंजाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, यानी ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन समझ रहे हैं, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि डेड प्लांट जो है या फिर डेड एनिमल मटेरियल जो है उनसे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनका काम सीखा, यानी ये कार्बनिक से किस में चेंज कर देते हैं मटेरियल को, अकार्बनिक में, ठीक है, अकार्बनिक में। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, गलत है। चौथा, तीसरा भी गलत है, यानी 1 और 2 पॉइंट सही है जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे। चलिए आगे करते हैं। आइए 11वां क्वेश्चन कीजिए। आप इकोलॉजी में ट्रॉपिक लेवल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग सबसे बेस पे क्या पढ़ते हैं, उत्पादक पढ़ते हैं, यानी प्रोड्यूसर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा ट्रॉपिक लेवल होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर तक भी आप बना सकते हो, ठीक है। टॉप पे क्या होता है, एपेक्स, प्रीडेटर। ये जो प्राइमेट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक तरह से बेस पे जो स्पीसीज बैठी हुई है, यानी उत्पादक जो बैठे हैं ये नंबर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी उत्पादक हमेशा ज़्यादा रहते हैं किससे, उपभोक्ताओं से, ठीक है, कंज्यूमर से। किसी भी लेवल को उठा लीजिए आप, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा रहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर से, सेकेंडरी कंज्यूमर ज़्यादा रहेंगे टर्सरी कंज्यूमर से, ठीक। और यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं दिख रही होगी, डिकम्पोजर, ये कहाँ पे है, डिकम्पोजर हर लेवल में है, ठीक है, हर जगह है डिकम्पोजर। तो और डिकम्पोजर का काम आपने सीखा है अभी, क्या सफाई अभियान वाला काम रहता है इनका, सफाई अभियान। चलिए तो अब देख लीजिए कौन सा पॉइंट ठीक है, सी ऑप्शन को पढ़ लीजिए डायरेक्ट, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक हैं, तो हम लोगों ने देख लिया सी ऑप्शन करेक्ट है।
पहले पॉइंट में लिखा है कि प्राइमरी कंज्यूमर उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, तो ऐसा तो नहीं है, न्यूनतम रूप से नहीं है, बहुत अधिक रूप में आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो ये गलत हो गया। सेकंड पॉइंट में ये कंज्यूमर की संख्या ज़्यादा बता रहे हैं उत्पादकों से, तो ऐसा भी नहीं है, हम लोगों ने सीखा बेस पे सबसे ज़्यादा उत्पादक रहते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट सही है। फोर्थ पॉइंट में सेकेंडरी कंज्यूमर अधिकतम होने के साथ साथ ही बहुत ही शक्तिशाली है, ना तो ये अधिकतम है और ना ये शक्तिशाली है। शक्तिशाली तो एपेक्स प्रेडेटर में आ जाते हैं ना, यहाँ पे लाइन वगैरह रहेगा, ईगल वगैरह रहेगा, तो केवल एक पॉइंट ही सही है। चलिए आगे करते हैं। 12वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूछा है, तो ये आप लोग जानते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 71% पे तो पानी है, आप लोग जानते ही हैं, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद कौन फैक्टर नहीं करता है। डिफॉरेस्टेशन होगा अगर, तो पारिस्थितिकी बैलेंस कहाँ से रहेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वनों का काटना ये सपोर्ट नहीं करता, बाकी सब सपोर्ट करते हैं बैलेंस के लिए, ठीक। चलिए 14 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? आप इकोसिस्टम अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे स्पीसीज हैं, फ्लोरल भी हैं और फॉनल भी हैं, और जब एक तरह के जीव जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है उनको पॉपुलेशन बोलते हैं, और इसमें बहुत सारी स्पीसीज होंगी, वनस्पतियों की और जंतुओं की। मान लीजिए इस इकोसिस्टम में एक स्पीसीज ऐसी है जो ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा करती है। ग्रेजिंग यानी चरने वाले जानवर बहुत ज़्यादा हैं। यदि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो वहाँ के ग्रासलैंड पर अब फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अल्टीमेटली होगा क्या, फूड रिसोर्स कम हो जाएगा, फूड रिसोर्स कम हो जाएगा। ग्रेजिंग वाले जो जानवर हैं उनको चारा तो रोज़ चाहिए ना, लेकिन एक बार जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर चारा रोज़ रोज़ थोड़ी ना उग के आ जा रहा है, घास रोज़ रोज़ थोड़ी ना उग रही है। यहाँ पे भी वही डिमांड और सप्लाई वाला सीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी ग्रास की और सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, पर अल्टीमेटली होगा क्या, इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। वीक इकोसिस्टम हो जाएगा वो। यानी हर एक इकोसिस्टम की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है कैरी करने की जीव जंतुओं को, ठीक। इससे बियॉन्ड कुछ भी चीज़ होगा तो फिर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे एक एग्जांपल से सीखा, एक एग्जांपल हम लोगों ने येलोस्टोन नेशनल पार्क का पढ़ा था, याद आ रहा? उसमें भी यही हुआ था, कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड चली गई थी चीज़ें। यहाँ पे जो जानवर था, प्रेडेटर था, वॉल्फ, उसको तो इंसान ने शिकार के शौक़ में ख़त्म कर लिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, ग्रेजिंग वाले जानवर ज़्यादा संख्या हो गई, तो वहाँ का ग्रासलैंड पूरा चौपट हो गया, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती गई और उनको खाने वाले जानवर थे नहीं। जो चरने वाले जानवर हैं उनको खाने वाले जो जानवर थे वो तो मार दिए गए, तो इस वजह से यहाँ का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हो, यानी कैरिंग कैपेसिटी होती है ये चीज़, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बस फूड चेन का क्रम बताना, तो ये हमेशा पढ़ते रहते हैं आप लोग, घास, टिड्डा, मेढक, सर्फ। उसके बाद आप ईगल को जोड़ सकते हैं, फिर ईगल को फिर आगे डिकम्पोजर से जोड़ सकते हो आप, ठीक है। ये फूड चेन है। आपने फूड वेब भी पढ़ा होगा, फूड चेन और फूड वेब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क जाने रही है। फूड वेब, फूड चेन में आपने देखा एक लीनियर डायग्राम देखा यहाँ पे, बस यहाँ से इतना ही पता चल पा रहा है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हर किसी के पास एक ही ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन है। मेढक को खाने का ऑप्शन सिर्फ सांप के पास है, सांप को खाने का ऑप्शन सिर्फ ईगल के पास है। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होता। फूड वेब में सारी चीज़ें, सारे ट्रॉफिक लेवल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये अलग पोषण स्तर पर बैठा हुआ है, ये अलग बैठा हुआ है, ये अलग लेवल पर बैठा हुआ है, ये अलग लेवल पर बैठा हुआ है। तो फूड वेब में क्या सीखना है हम लोगों को कि सारे ट्रॉफिक लेवल में जो स्पीसीज हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिए 16 देखिए, यहाँ पे इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं ये पूछा है। डिकम्पोजर्स के बारे में आप लोगों ने सीखा था कि ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल रहते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉफिक लेवल, प्राइमेट पढ़ते हैं, ये हर ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल है डिकम्पोजर, ठीक। जैसे इन 4 ऑप्शन में डिकम्पोजर का कौन सा एग्जाम्पल है, चींटी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, और प्राइमरी कंज्यूमर में ज़्यादातर जो स्पीसीज आती हैं वो हर्बीवोर आती हैं, ठीक है। हर्बीवोर यानी शाकाहारी प्राणी आता है। पहला लेवल आप समझते हैं, पहला लेवल उत्पादक का होता है, ठीक है। दूसरा लेवल जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर का होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो चींटी को यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर में भी जोड़ा जाता है, ठीक है। डिकम्पोजर तो ये है ही, और हिरण तो शाकाहारी है ही, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर में आ ही जाएगा। यानी 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीसरा और चौथा ये अपर लेवल में आ जाते हैं। फिर बाघ तो टॉप प्रेडेटर में आ जाएगा, लोमड़ी सेकंड या थर्ड में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर पूछा था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, फूड चेन में मानव की स्थिति पूछा है, तो मानव तो कायदे से टॉप प्रेडेटर में आना चाहिए अब, है ना। यानी पिरामिड में इसको ऊपर भी बैठा लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। फिर भी हम लोग को तो थ्योरेटिकल चल रहा है ना, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर पूछा है। जैसे आप स्थलीय भाग में घास के मैदान, घास जो होती है ये क्या है, ये उत्पादक है, ठीक है। ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। इनको खाने वाले फिर कौन होते हैं, जू प्लैंक्टन, आपने पढ़ा होगा। इनको इमेज में भी देख लीजिए आप लोग। छोटी छोटी मछलियों का जो भोजन है ना वो मुख्यतः फाइटोप्लैंक्टन होता है। आपको सरगासो सी याद आ रहा नाम, सरगासो सागर कहाँ पे है, सरगासो सी। इस सागर को क्या बोलते हैं, सी विदाउट बॉर्डर, सी विदाउट बॉर्डर, क्योंकि ये सागर के अंदर सागर है, अटलांटिक ओशियन का भाग है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन का। यहाँ पे ये फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा पाया जाता है सरगासो सी में। इन मछलियों के भोजन का हब है सरगासो सी, ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलें आगे, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ माउंटेन के आगे मैचिंग क्या है, सर्वाधिक स्थायी यानी मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम लिखा हुआ है। ये गलत मैच है या फिर सही मैच है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक एमसीक्यू हमेशा पढ़ते रहते हैं, ऑप्शंस में आपको फॉरेस्ट मिल जाता है, डेजर्ट मिल जाता है, माउंटेन्स मिल जाता है और समुद्र भी मिल जाता है। इन चारों ऑप्शन में पूछता है कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, आप समुद्र पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। यानी माउंटेन्स मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम नहीं होता, एक्वेटिक इकोसिस्टम मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम को मोस्ट स्टेबल कब बोला जा रहा है, मतलब क्यों बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे। स्टेबिलिटी से मतलब है कि किसी भी इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है या फिर फंक्शन है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चेंज ना हो, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर चेंजेस नहीं होते हैं तो वो स्टेबल इकोसिस्टम कहलाता है। तो ऐसी खूबी एक्वेटिक इकोसिस्टम के पास है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पास नहीं है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है ना, चेंजेस हो जाते हैं, सक्सेशन होता रहता है बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा, इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को स्टेबल नहीं मानते हैं, ठीक है, ये अनस्टेबल होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब यही माउंटेन्स हुआ, ग्रासलैंड हुआ, फॉरेस्ट हुआ, डेजर्ट हुआ, ठीक। जैसे आप एग्जांपल डेजर्ट का ले लीजिए, तो कोई चीज़ डेजर्ट है तो ये ऐसा थोड़ी ना कि ये हमेशा के लिए डेजर्ट ही रहेगी। हो सकता है एक समय के बाद यहाँ पे सक्सेशन हो जाए और बायोटिक कम्युनिटी का यहाँ पे उद्भव हो जाए, तो फिर वो डेजर्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे एक नया इकोसिस्टम बन जाएगा, इसलिए अनस्टेबल है, ठीक, समझ आया। ऐसे फॉरेस्ट को भी ले सकते हैं, फॉरेस्ट हमेशा फॉरेस्ट तो रहेगा नहीं, हो सकता है काट छाँट के सब बराबर कर दें इसको, शहरीकरण हो जाए, ठीक है, नगर बन गए, बिल्डिंगें बन गई, इकोसिस्टम चेंज हो गया। चलिए अब ऐसा समुद्र में मत सोचने लगना कि समुद्र का भी पानी सूख जाए तो फिर समुद्र का भी इकोसिस्टम खत्म हो गया, ऐसे नहीं सूखता है भाई। ये किसी एक तालाब की बात नहीं हो रही है, ठीक है, एक नाले की बात नहीं हो रही है, एक्वेटिक यानी समुद्र की बात हो रही है। तो ये तो गलत मैच है, ठीक। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, अजैविक अवयव यानी अबायोटिक कंपोनेंट। तो जीवाणु तो लिविंग थिंग है, तो ये अजैविक कहाँ से हो गया, तो ये भी गलत मैच है। वर्षा की आगे मैचिंग है ग्लोबल वार्मिंग का, तो क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत मैच है। सिर्फ यहाँ पे हरे पौधे का मैचिंग सही है इकोसिस्टम से, ठीक है, सही पूछा था तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे फूड चेन में पूछा गया है कि कौन से जीव, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन से जीव अपघटक हैं, ठीक है, यानी ये डिकम्पोजर पूछ रहे हैं। डिकम्पोजर कौन कौन से हैं, डिकम्पोजर का आप काम जानते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं। ये आपने सीखा था क्वेश्चन में, ब्रेक डाउन यानी सिंपलर एलिमेंट में ये कन्वर्ट कर देते हैं उसको। केमिस्ट्री की भाषा में अगर बात करें तो एक कार्बनिक से यानी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कन्वर्जन कार्बनिक से अकार्बनिक में हो जाता है, ठीक। ये काम सीख लिया आपने डिकम्पोजर का। एक काम और क्या सीखा था क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, डेड एनिमल से या फिर डेड प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। रोड के किनारे या फिर गांव में आपने जानवर की बॉडी देखी होगी और वो 5-6 दिन में पूरी साफ हो जाती है, हड्डी बचती है सिर्फ, यानी उसका डिकम्पोजिशन हो गया पूरी तरीके से। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फंजाई पढ़ा था, याद आ रहा, फंजाई यानी फफूंद पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया पढ़े थे, ठीक है। इसमें और भी ऐड कर सकते हो, आप केंचुआ को ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्रोटोजोआ को ऐड कर सकते हो, ये सब डिकम्पोजर्स हैं। एक डिकम्पोजर आपने पिछले क्वेश्चन में चींटी को पढ़ा था, ठीक। चींटी डिकम्पोजर भी है और प्राइमरी कंज्यूमर भी है। लेकिन यहाँ पे विषाणु जो लिखा है, विषाणु कोई अपघटक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड और थर्ड ही सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। वायरस का इनमें से कोई काम नहीं होता जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, ठीक। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बायो फॉरेस्ट्री और बायो मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें पिरामिड वगैरह के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।